Hello everyone, this is Gautam Singh from Ambika Physics Classes YouTube channel. वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज मैं फिर से सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो, बेटा ये सीरीज है, इसमें मैं आपको बोर्ड लेवल और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल का फिजिक्स जो है ना तैयार करवा रहा हूँ। और आप यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो एक प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन होगा, उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट बेटा मैं डिस्कस कर दूं कि आज के लेक्चर में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, क्या पढ़ाऊंगा। बट आप अच्छे से जो है वीडियो को वॉच करना, पेन एंड पेपर ले करके बैठना, चीज़ें को जो है ना बखूबी आप समझने का प्रयास करना। मैं बहुत ही ईजी वे में सरल तरीके से आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। और यदि मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उसका ज़रूर चैट करना, जवाब देना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो बेटा, आज के लेक्चर में सबसे फर्स्ट डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ चार्जेज। आज मैं आपको बताऊंगा चार्ज का क्या टाइप्स है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, आपके मन में है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बट कुछ लोगों को सही मीनिंग पता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बियॉन्ड भी चार्जेज के कुछ टाइप्स होते हैं, तो सबको मैं डिस्कस करूंगा। और जब टाइप्स ऑफ चार्जेस डिस्कस कर लूँगा तो फिर इसमें तो मैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का क्या कंसेप्ट था, इसको अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा ही। और फिर इसके बाद आज के लेक्चर में सबसे फर्स्ट आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मींस कंडक्टर क्या होता है एंड इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है, क्योंकि यही चार्ज होल्ड करते हैं, तो इसके बारे में सीखना जरूरी है। आफ्टर दैट मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कह दो इसको, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा। तब जाकर के डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। फिर इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बाद चार्ज एंड मास का कंपैरिजन बताऊंगा, चार्ज और मास के बीच क्या कंपैरिजन है। और बेटा फिर इसके बाद चार्ज डेंसिटी डिस्कस करूंगा, चार्ज डेंसिटी डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसमें आपका एक जो है मेजर पोर्शन में बेसिक जो है ना सिखाने जा रहा हूं। तो क्लास तो फंडामेंटल ही होगा, बट यहाँ से कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। यदि आप नीट की तैयारी करते हो, IIT JEE मेन या एडवांस की तैयारी करते हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होने जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट आपको समझाता हूँ बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेज। सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ चार्जेज, सबको पता है चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। पता है पहले के लोगों को ये था कि जब किसी एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ रबिंग की जाती थी, रगड़ी जाती थी, तो फ्रिक्शन के कारण ये बॉडी चार्ज हो जाती थी। तो एक पर जो चार्ज होता था वो अदर बॉडी के चार्ज से डिफरेंट होता था। मीन्स शुरू में चार्ज का जो टाइप्स था, यहाँ कुछ चार्ज के टाइप्स को हम कहते थे। एक होता था लाइक चार्जेज। लाइक चार्जेज किसको कहा जाता था? यदि हम लाइक चार्जेज को समझें तो जिन चार्जेज के बीच रिपल्सन होता है, दोज चार्जेज विच रिपेल ईच अदर
आर कॉल्ड लाइक चार्जेस जो है। जैसे यहाँ से तुम समझ सकते हो बेटा, देखो एक ग्लास की रड है और ये भी ग्लास की रड है, तो दोनों ग्लास की रड को, किसी ग्लास की रड को जब सिल्क क्लॉथ से रबिंग की जाती है और जो है दो ग्लास की रड को सेम मेटर सिल्क से रबिंग की गई है, दोनों को जब नियर बाय रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। जस्ट इसी तरह से एबोनाइट या अंबर के रड को जब हम फर से रबिंग करते हैं तो इसमें इसके अपोजिट चार्ज डेवलप होती है, और इसको जब हम नियर बाय रखते हैं तो यहाँ भी रिपल्सन होता था। तो पहले ये कहा गया कि जिन चार्जेज के बीच रिपल्सन होता है उसको हम लाइक चार्जेज कहते हैं, ये था। तो लाइक चार्जेज को कुछ इस तरह से कह सकते हो, दोज चार्जेज विच रिपेल वन अनदर आर कॉल्ड लाइक चार्जेज जो है। बट जो है कुछ चार्जेज के बीच अट्रैक्शन, यदि मैं इस ग्लास रड को इस प्लास्टिक रड के नियर लाऊंगा तो उसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे चार्जेज को क्या बोला गया, अनलाइक चार्जेज। नहीं, जिन चार्जेज के बीच अट्रैक्शन होता है उसे ही बेटा क्या कहा जाता, अनलाइक चार्जेज। तो चार्ज को पहले इस तरह से हम देखते थे। देखो अब इस ग्लास रड और जो है ना इस प्लास्टिक रड को, चार्ज्ड ग्लास रड और प्लास्टिक रड को जब नियर बाय लाते हैं तो इसके बीच अट्रैक्शन होता है। यहाँ भी सेम फिनोमेनन दिख रहा है, अट्रैक्शन जो है। तो हम कह सकते हैं दोज चार्जेज विच अट्रैक्ट वन अनदर आर कॉल्ड अनलाइक चार्जेज। बेटा तुम नोट्स भी अच्छा बनाते जाना, इससे एक फंडामेंटल आपका जो क्लास कवर होगा। और यदि तुम साथ में नोट्स वगैरह बनाते जाते हो, केवल वीडियो स्लाइड नहीं करते हो, तो समझिए कि आपके फिजिक्स का एक अच्छी समझ, डेप्थ जो है ना आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो अच्छे से आप इसका नोट्स भी बनाते चले जाना, मैं सब कुछ कवर करूँगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज फिर से बाद में वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाइएगा। अब देखिए, आप में से जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए। ये जो सीरीज है फिजिक्स की, जो क्लास 12 की सीरीज है, इसमें मैं पूरे सिलेबस को 1 बाय 1 करके एकदम सरल जो है तरीके से, इजी जो है ना वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से मेरा जो है मानना है कि आपको कहीं किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी जो है। तो बस इरादा रहना चाहिए आपको पढ़ने का। तो ये तो समझ में आ गया, जिसके बीच रिपल्सन है उसको लाइक चार्जेज कहेंगे, और जिसके बीच अट्रैक्शन होता है उसको हम अनलाइक चार्ज कहेंगे। बट पता है एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उसको इस लाइक अनलाइक चार्जेज के पेयर से बड़ा उलझन होता था। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने चार्ज का नेमिंग कर दिया। उन्होंने चार्ज का नेमिंग क्या कर दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना 1750 में चार्ज का नेमिंग किया था, जो देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्हीं के द्वारा चार्ज का नेमिंग किया गया। और एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोला तो दूसरे चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोला। ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ चीज़ें जो है ना ऑरिजिनेट करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होती है यह कुछ चीज़ें रिसीव करता है। तो यहाँ से पहले समझना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता क्या है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है चार्ज का नेमिंग किया, तो फर्स्ट नाम इनके द्वारा क्या रखा गया, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड क्या रखा इन्होंने, नेगेटिव चार्ज। ये कब किया, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा चार्ज का नेमिंग किया गया, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। अब समझना है बेटा पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव चार्ज, ये तो समझना होगा। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन यदि नेमिंग किया है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, बड़ा आसान है, आइए मैं इसको समझाता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते थे। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार से क्या है, यदि एक ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ जब रबिंग करते हैं तो ग्लास रड में चार्ज डेवलप हो जाती है।
तो इस ग्लास रड में चार्ज डेवलप हो जाती है, इसी चार्ज का नाम रखा गया जो है ना बेंजामिन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगा, जब ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग की जाती है, रगड़ा जाता है, तब जो ग्लास रड में चार्ज अपीयर्ड होता है उस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तुमको एक्सपेरिमेंट करना हो तो सूखे बाल से कंघी को रगड़ो, तो कंघी क्या करती है, लाइट पार्टिकल्स को, लाइक पेपर पीसेस को, थर्मोकॉल को वह अट्रैक्ट करने लगती है, मीन्स वह कंघी चार्ज हो जाती है। जब हम दो बॉडी को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होती है, तो उसके कारण वह इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होती है। तो इसको आगे मैं समझाऊंगा, पहले आपको समझना है व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। तो द चार्ज अपीयर्ड ऑन ग्लास रड व्हेन रबिंग विथ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और ये ग्लास रड वाली चार्ज जिस किसी भी चार्जेज को रिपेल करती है, इस ग्लास रड वाली चार्ज जिस किसी भी चार्जेज को रिपेल करती है उसे भी हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। देखिए बेटा, ये ग्लास रड है, ये सिल्क क्लॉथ है। जब ग्लास रड को किसके साथ रबिंग की जाती है, सिल्क क्लॉथ से उसको रगड़ा जाता है, तो इसमें चार्ज अपीयर होगा। इसी चार्ज का नाम बेंजामिन क्या रखा था, पॉजिटिव चार्ज। और बोलो ये चार्ज जिस चार्जेज को रिपेल करेगा तो उसको भी क्या कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो तुम इस तरह से डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द चार्ज अपीयर्ड ऑन द ग्लास रड व्हेन इट इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड एनी चार्जेज विच इज रिपेल्ड बाय दिस चार्ज आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेज। आई होप कि आपको ये पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो है जैसे भी है नोट्स बनाना चाहिए आपको, नोट्स बनाते चलिएगा। ऐसा मत सोचिए ये बेसिक है, इसी तरह से फिजिक्स धीरे धीरे आपका एडवांस लेवल में भी आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज तो समझ में आ गया, अब नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज उन्होंने क्या देखा, ग्लास रड को जब सिल्क से रबिंग की जाती थी तो ग्लास रड वाली चार्ज पॉजिटिव चार्ज कही गई। वहीं प्लास्टिक की रड को, पता है प्लास्टिक को ग्रीक वाले, यूनान वाले क्या बोलता है, एम्बर या एबोनाइट बोलता है। प्लास्टिक को एम्बर या एबोनाइट बोलता है। मीन्स प्लास्टिक रड को जब फर से रुआंदार स्किन से, या हम बोलेंगे ऊन से रबिंग की जाती है, तो फिर ग्लास रड पर जो चार्ज डेवलप होती है, प्लास्टिक रड में जो चार्ज डेवलप होती है वह ग्लास रड के चार्ज को अट्रैक्ट कर रही थी। मीन्स इस पर अपोजिट नेचर की चार्ज थी, तो इस चार्ज का नाम बेंजामिन क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज। जब क्या किया गया, इस प्लास्टिक की रड को ऊन से रगड़ा गया, फर से रगड़ा गया, तब जब इस जो रड में जो चार्ज डेवलप हुआ, किसमें, प्लास्टिक को तुम एम्बर या एबोनाइट कह सकते हो, तो इसी चार्ज का नाम बेंजामिन क्या रखा, नेगेटिव चार्ज रखा। ऐसे भी समझ सकते हो यह क्या है, एबोनाइट और प्लास्टिक रड है, और ये ऊल या फर है। दोनों के बीच जब रबिंग होती है तब जो प्लास्टिक रड पर जो चार्ज डेवलप होता है इसी को नेगेटिव चार्ज बोला था बेंजामिन। और क्या बोला, ये चार्ज जिसको भी रिपेल करेगा उसको भी नेगेटिवली चार्ज कहा जाएगा, या उस पर भी नेगेटिव चार्ज कहा जाएगा। तो चलिए इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द चार्ज अपीयर्ड ऑन द एम्बर और एबोनाइट रड व्हेन इट इज रब्ड विथ फर और wool is called negative charge, and any charges which is repelled by this charge are also called negative charge। इसको भी हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आई होप कि आपको बेटा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज समझ में आया। मैं क्या बताया आपको, पहले तो चार्ज लाइक एंड अनलाइक चार्जेज होता था, लेकिन बेंजामिन 1715 में उस लाइक एंड अनलाइक चार्जेज का नेमिंग कर दिया, जिसमें एक का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम रखा नेगेटिव चार्ज। क्या आपको याद रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रड वाले चार्ज को कहेंगे, नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रड वाले चार्ज को कहेंगे। ओके, क्लियर है। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और आगे अब समझते हैं ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी में कैसे डेवलप होता है, इसके पीछे का क्या जो है ना
लॉजिक है या इसके पीछे का क्या थ्योरी है, उस थ्योरी को समझेंगे और वह भी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझेंगे। बहुत आसान है बेटा, ध्यान देना। हम जानते हैं जो भी सब्सटेंस होते हैं तो सब्सटेंस किससे मिलकर बनी हुई होती है? एटम से। सभी के सभी सब्सटेंस किससे बनी हुई होती है? एटम से। और पता है बेटा, एटम्स को जब डिवाइड किया गया तो क्या देखा गया? एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से जो है ना एटम्स बने होते हैं। अब सबको पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्जेस नहीं होता है। और पता है बेटा, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है और ये उस एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वह क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये उसमें न्यूट्रॉन को बताता है। अब यहाँ से बेटा यदि मैं ले लूँ क्या, एक सोडियम एटम ले लूँ, तो बोलो तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। एटॉमिक नंबर इसका 11 और इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 23। तो एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। हम पूछें Z कितना है, तो Z एटॉमिक नंबर है, ये 11 है। और मास नंबर कितनी है, तो मास नंबर इसमें 23 है। अब बेटा यदि आपसे पूछें हम, बताओ इस सोडियम एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, तो इसको अब इजी है, निकाल सकते हो। सोडियम परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 11। यदि सोडियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो ये भी एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा, 11 होगा। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 23 माइनस 11 मीन्स 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो अब हम इसका जो है ना इसमें कन्फिग्रेशन समझते हैं कि जो एटम होता है, एटम स्फेरिकल होता है और एटम के टोटल, जैसे इसमें कितना है? 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के ठीक सेंटर में एक स्मॉल रीजन में रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें, एक मिनट, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें सर्कुलर ऑर्बिट में, डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉन को दिखा लें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में बोलो तो बेटा कितना इलेक्ट्रॉन होगा? आप केमिस्ट्री में पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। सेकेंड में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 को दिखा लो कहीं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें 3 ऑर्बिट ही पॉसिबल है। यदि मैं सोडियम एटम के लिए ये दिखाऊंगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब पता है बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज होगा। सभी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और जबकि
अच्छा ये समझ लेना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। यहाँ न्यूक्लियस को मैं ऐसे दिखा लेता हूँ, न्यूक्लियस को मैं ऐसा दिखा लेता हूँ, ये इसको तुम न्यूक्लियस समझ जाना जो, ठीक है। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा? तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हम क्या बताया आपको बेटा, न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। यहाँ हम न्यूक्लियस दिखा देते हैं, समझना इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो अब यहाँ जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करती है, न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जैसे प्लैनेट्स को सन अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, तो उसी तरह से। तो जो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में होंगे उस पर न्यूक्लियस का फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे उस पर न्यूक्लियर का जो बॉन्डिंग फोर्स होगा वह वीक होगा। यदि हम बाहर से इसको एनर्जी दें, यदि हम बाहर से इसको एनर्जी देंगे तो इसका बॉन्ड क्या होगा, इसका जो बॉन्डिंग फोर्स है वह ब्रेक हो जाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से फ्री होगा तो वह क्या होगा, दूसरे बॉडी में इंटर कर जाएगी। तो यहाँ से ये समझिए, जब हम ये देखेंगे कि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगी, जैसे यह न्यूट्रल बॉडी है तो इस पर अभी टोटल चार्ज क्या है, 0। क्यों 0 है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। और पता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो -e, और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो उतना ही +e। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होते हैं, और इसकी नंबर भी सेम है। तो यदि हम सोडियम एटम की बात करेंगे तो सोडियम एटम के लिए क्या हो जाएगा, 4 सोडियम एटम। तो सोडियम एटम के लिए तुम देखो टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो -11e, 11 प्रोटॉन है तो +11e, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ से क्या देखा जाए बेटा, यदि यहाँ से देखो हम इस एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव हो जाएगा तब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा, 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेगा। प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते हैं, तो ये अभी जो चार्ज हो जाएगा +e, मीन्स अब जो टोटल चार्ज होगा इस पर अब वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। मीन्स जब भी किसी भी एटम से या न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होती है तो वह क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज जो है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोटॉन अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण। बट इसी का रिवर्स, यदि अब कहीं से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से किसी न्यूट्रल बॉडी में या किसी एटम में आ जाए तब क्या होगा, तो यहाँ सपोज ये इलेक्ट्रॉन का नंबर अब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के नंबर से मोर हो जाएगा। यदि हम सोडियम एटम के लिए लिखें, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। ऐसे न्यूट्रल में कितना था, न्यूट्रल में 11 इलेक्ट्रॉन था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन का तो संख्या नहीं चेंज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इस एटम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, तो -e हो जाएगा। मीन्स ये एटम अब क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो याद रखेंगे बेटा, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो वह पॉजिटिवली चार्ज होती है, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड होती है, बाहर से आती है, तो वह नेगेटिवली चार्ज होती है। और ये कब होता है कि देखो, जब दो बॉडी को आपस में हम रबिंग करते हैं ना, जैसे ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रबिंग करें या प्लास्टिक रड को हम फर से रबिंग करें, तो रबिंग करने के दौरान ड्यूरिंग रबिंग यहाँ फ्रिक्शन क्या करती है, जो मैकेनिकल वर्क है, जैसे हम रब कर रहे हैं, तुम दोनों हाथ को रगड़ के देखो तो हाथ गर्म हो जाता है, हाथ को रगड़ के देखो हाथ हीट हो जाएगा, जो मेरा पाम है वह हीट हो जाएगा। क्यों?
कि इस दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन जो होती है वह मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उस हीट एनर्जी को पा करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और फ्री हो जाएगा तो वह वन सरफेस से निकलेगा, अदर सरफेस में इन कर जाएगा। तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलती है वहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, वहाँ प्रोटॉन अधिक हो जाता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वह क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जिस सरफेस में इलेक्ट्रॉन इंटर करती है, मीन्स बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया किसी न्यूट्रल सरफेस में, तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी के कारण वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। पहले इक्वल था तो कुछ नहीं, चार्ज जीरो, अब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो वह बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ कंसेप्ट है, आइए इसको और भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें देखो बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक एटम हम दिखाए हैं जिसका यह न्यूक्लियस है, जो सेंटर है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, जबकि ये ग्रीन कलर में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करते रहता है। ये रिवॉल्व करते रहता है, जैसा अभी आपको हम दिखा रहे थे, ये ऐसे भी दिखाएंगे। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके जो है ना अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा उस पर न्यूक्लियस का जो है ना ये बॉन्डिंग फोर्स वीक होगा, जो इनर ऑर्बिट में होगा उस पर बॉन्डिंग फोर्स स्ट्रांग होगा। जब बाहर से एनर्जी मिलेगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, जो वीकली जो है बॉन्डेड है, और जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मीन्स इस ऑर्बिट को छोड़ देगा। तो जब इस ऑर्बिट से निकलेगा वह कहीं ना कहीं तो इन करेगा, यदि किसी दूसरे सरफेस में इन कर जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्या, लो वर्क फंक्शन बॉडी टू हाई वर्क फंक्शन बॉडी, या बोलेंगे हम जो है ना ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल में वह इंटर कर जाती है। तो इस तरह से जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकली वह नेगेटिवली चार्ज और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गई वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो तुम बेटा इससे क्लियर समझ सकते हो। तो अभी आपको हम समझा रहे थे, उस पर एक नोट्स तुम बना सकते हो। According to this theory, every substance is made up of atom and the atom has three fundamental particles: negatively charged electron, positively charged proton and neutral neutron. Proton and neutrons reside in the nucleus at the center of the atom while electron revolve in circular orbit around the nucleus. चलिए आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी चीजें इसमें आपको मैं फिर से बताता हूं। देखो, ईच एटम हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हाइल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड, thus the total charge of the atom is जीरो। नहीं, एटम पर टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो, और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बेटा ये पूछा भी जाता है कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, Why is the atom neutral? तो उसका आंसर ये हो सकता है, each atom has the same number of electron and the same number of proton while electron and proton are equal and oppositely charged, thus the total charge of the atom is zero, that is the atom is neutral। तो ये ऐसे दिखा सकते हो। अभी मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ऐसे तो अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है ना भी डिवीजन किया जा चुका है, जिसके पार्ट को हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क पर चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होगा बट वह फ्री स्टेट में नहीं होता है। इसलिए आपको जो है समझना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज वह किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। यदि आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट नेगेटिव यूनिट ऑफ चार्ज तो वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। इसको और भी आगे मैं बेहतर तरह से समझाता हूँ। और देखो, प्रोटॉन जो होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है।
प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का सिंबल क्या होगा, P+ होगा, और प्रोटॉन पर इतना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका अब जो चार्ज जो होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसका सिंबल C, जिसको आगे मैं और भी अच्छे से समझा, ये कूलम्स तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ जो है। तो चलिए इसमें आपको जो है अब क्या, मैं तीनों का कुछ पैरामीटर्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, जो आपको याद रखनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वहाँ फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तुम केमिस्ट्री ही क्यों ना पढ़ते हो, वहाँ भी ये यूज होते हैं, तो इसको एक नज़र देख लेना है। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बेटा क्या क्या याद रखना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छे से नोट करना, इसका अच्छा एक नोटबुक तैयार कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज जो होगा ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस नोमेरिकल्स वैल्यू को, इतना बड़ा जो नोमेरिकल्स वैल्यू है उसको सिंपली हम सिंबल E से डिनोट करते हैं। बट इसका क्या होता है, रिलेटिव चार्ज भी होता है। हम इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज में प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड होता है तो उसका वैल्यू -1 आता है, यह यूनिट लेस होता है। इस तरह से अब याद रखना पड़ेगा आपको एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये जरूरी है, ये चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास भी याद रखो। फिर रिलेटिव मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास में प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का मास अभी ऊपर लिखा है, और प्रोटॉन का मास ये होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है 1/1837, मीन्स इसको लगभग हम 0 कह सकते हैं। मीन्स प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन जो है नेग्लिजिबल मास के होते हैं, बहुत कम मास के होते हैं, इसलिए 0 हो जा रहा है। तो ये बेटा, ये पैरामीटर इलेक्ट्रॉन के बारे में अब आपको याद रखना होगा। यदि साइंस में अच्छा करना है तो ये चीज़ अब तुम एक बार मेमोराइज कर लो। इसी तरह से प्रोटॉन का भी बेटा एब्सोल्यूट चार्ज याद रखिए, इसका रिलेटिव चार्ज याद रखो। अब प्रोटॉन का कैसे निकालेंगे, तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मेन है उसमें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से हम कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव जब भी लिखेंगे प्रोटॉन में प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, प्रोटॉन का जब रिलेटिव मास निकालेंगे तो प्रोटॉन के मास में प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो, जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में चार्ज भी 1 है और इसका मास भी 1 है। इस तरह से भी तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो जो है। और सेम आपको जो है याद रखना है किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो चलो और न्यूट्रॉन के लिए भी तुम नोट कर लो। न्यूट्रॉन का फिर एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं, 0, ये तो पता है, बेचारे न्यूट्रल होते हैं। और रिलेटिव चार्ज क्या होता है, फिर न्यूट्रॉन के चार्ज में प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, ये 0 है तो सबको 0 कर देगा। फिर इसका एब्सोल्यूट मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास होता है Mn = इतना kg जो है। अब फिर यदि बेटा देखो इसका रिलेटिव मास क्या होता है, तो न्यूट्रॉन के मास में प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर दो। तो यहाँ बेटा पता है आपको, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास में अधिक कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। हम कहेंगे प्रोटॉन इज स्लाइटली जो है ना हैवियर देन न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन से हल्का अधिक, देखो इसमें क्या है 1.674 न्यूट्रॉन का मास, और प्रोटॉन का मास 1.672, थोड़ा सा अधिक, स्लाइटली मोर देन होता है, जिसको आप डिवाइड कीजिए तो लगभग 1 ही आएगा, मीन्स दोनों लगभग सेम होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग जो है। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसका अहम रोल है यहाँ।
आप इस 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए जो पैरामीटर्स हम आपको जो दिखा रहे हैं, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कीजिए, याद रखिए इसको। ये आगे आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में या थ्योरीज को समझने में, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प करेगा जो है। तो चलिए हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बता रहे थे एटम्स किससे बने होते हैं, सॉरी सब्सटेंस किससे बने होते हैं, एटम से। और एटम्स किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये पैरामीटर जो है ना आप देख लिए। अब देखो बेटा इसमें क्या है, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट इज बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियस विथ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स व्हाइल द फोर्स इन द आउटर ऑर्बिट इज वीक, which breaks down by receiving energy from outside the atom. As a result, the electron becomes free to transfer. The body from which the electron is removed becomes positively charged, and the body into which the electron enters becomes negatively charged. तो इस तरह से बॉडी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। आपको इसका नोट्स लिखना है। यदि तुम बाद में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, जो साथ साथ देख रहे हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो बेटा ये होता क्या है, एक क्वेश्चन है आपसे, ये दिख रहा है एक न्यूट्रल एटम है, इसमें चार्ज क्या है? 0 है बेटा। एक ये न्यूट्रल एटम है और इसमें आप समझ लो इसमें चार्ज क्या है बेटा? 0 है। इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 0 है। और इसमें चार्ज तो दिख रहा है, इसमें क्या चार्ज है? इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसी को पॉजिटिव चार्ज किया, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यह क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब तुम ऐसा मान लो, इसका मास यदि m0 है और इसका मास यदि m+ है और इसका मास हो जाता है m-, तो बेटा तुम सोच समझ के जवाब देना। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, क्या मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल एटम इक्वल्स मास ऑफ इट्स पॉजिटिव आयन इक्वल्स मास ऑफ इट्स नेगेटिव आयन? क्या जब कोई बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये हम एटम के लिए भी दिखा रहे हैं या किसी न्यूट्रल बॉडी में भी अप्लाई होगा? तो यदि ये न्यूट्रल है तो इसकी मास m0, पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो मास m+, नेगेटिवली चार्ज होगी तो मास m-। क्या ये तीनों इक्वल होते हैं, या आपको बताना है m0 इज ग्रेटर देन m+ ग्रेटर देन m-, या आपको ये बताना है m+ इज ग्रेटर देन m0 ग्रेटर देन ये m- ग्रेटर देन m0 ग्रेटर देन m+, या डी में आपको बताना है नन ऑफ दीज। सोच समझ के बेटा जवाब दो, जल्दी से सोच समझ के बताओ इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? एक बार क्वेश्चन समझा दें। कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसकी मास m0 है, उसी बॉडी को या एटम को जब हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास m+ है, और उसी न्यूट्रल बॉडी को या एटम को जब हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास m- है। और इस मासेस के बीच कौन से रिलेशन जो है करेक्ट है, जल्दी से बताना बेटा, जल्दी से इसको बताना। देखो जो लोग भी चैट कर रहे हो सही है, यहाँ समझो। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। अभी मैं बता चुका हूँ बेटा, ये सब याद रखिए। इलेक्ट्रॉन में इतना मास होता है।
जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मीन्स इससे इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा तो उसके साथ साथ इतना मास भी निकल जाएगी। और किसी बॉडी में, कोई बॉडी यदि नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से इंटर करता है, मीन्स वह बॉडी इतना नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये चार्ज बहुत कम है, बट यदि इसको जो है पूछा जाए क्या चार्ज होने पर बॉडी का मास चेंज होता है, तो बिल्कुल चेंज होता है। यदि पॉजिटिवली चार्ज होगी तो बॉडी का मास स्लाइटली जो है ना लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो इसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है, ये बढ़ जाती है। तो नेगेटिव चार्ज होने पर मास इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज होने पर मास डिक्रीज करता है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मास भी लॉस होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो मास भी गेन करेगी जो है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सी है। सबसे अधिक मास क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का, तब न्यूट्रल जो है एटम का, तब पॉजिटिव आयन का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए आप इस पर इस तरह से एक नोट्स लिख सकते हो। देयर इज आल्सो ए स्लाइट चेंज इन मास when the body is charged, mass decreases when positively charged, whereas mass increases when negatively charged। तो बेटा इसका चाहो स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक ले करके बैठे हो और अच्छे से इस लेक्चर को वॉच कर रहे हो, ये सोच करके कि आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या आपको नीट और जेई जो है ना के लिए प्रिपरेशन करना है। अब सब कुछ लिखते जाइए। और चलिए बेटा इसमें आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, अभी देखो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बता दिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक यूनिट डायमेंशन सब समझा दिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस समझा दिए, और हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बता दिए इलेक्ट्रिक चार्जेज का। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले अब हम लोग पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सब लोग समझते हो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजली होती है, जिससे करंट फ्लो होती है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इससे करंट का फ्लो इजली होता है। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे करंट फ्लो नहीं होती है, लाइक जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, रबर हो गया, या हम ग्लास बोले, पेपर बोले, तो इससे करंट फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकली सब्सटेंसेस को जो है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऐसे तो 4 होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। बट यहाँ आपको 3 फेमस है जिसको समझना चाहिए। सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो आइए मैं आपको तीनों को 1 बाय 1 करके अच्छे से समझाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लिखते चले जाइए। तो चलिए सबसे फर्स्ट आपको कंडक्टर समझा दूँ। अब पता है बेटा कंडक्टर किसको कहेंगे? कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना इजली फ्लो हो जाती है। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक चार्ज इजली फ्लो होती है उसी सब्सटेंस को क्या कही जाती है? कंडक्टर। अब किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो वो होता है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर या इसी को तुम कह दो करंट कैरियर। तो देखो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें चार्ज कैरियर होता है, जिसमें करंट कैरियर होता है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें करंट कैरियर
नहीं होता है या चार्ज कैरियर्स नहीं होता है। जैसे तुमसे पूछे कोई व्हीकल्स है, गाड़ी है, वह क्यों चलती है? क्योंकि उसमें व्हील्स होती है, व्हील्स है तो वह मूव करेगी। अब जिसमें व्हील नहीं होगी, पहिया नहीं रहेगा, वह मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। सेम उसी तरह से है, जो ये करंट कैरियर या चार्ज कैरियर होता है, यह उस सब्सटेंस में व्हील के तरह काम करता है। किसका व्हील बन जाता है? तो चार्ज का। तो उस बॉडी में चार्ज जो है इजली फ्लो होती है। जैसे हम मेटल की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही इसका करंट कैरियर्स होता है या चार्ज कैरियर्स होता है। किसी हम कॉपर वायर की बात करेंगे तो कॉपर वायर में, मेटल में सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ही दोनों के बीच जो है क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड की जाती है, मीन्स इसके दोनों एंड को बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होती है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। बट जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट जो है करंट का फ्लो होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और कुछ सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कॉपर है तो कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इससे करंट फ्लो इजली होता है, इससे चार्ज का फ्लो वन प्लेस टू अदर प्लेस इजली हो जाता है। और जिसमें जो है ना चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो उससे करंट का फ्लो नहीं होता है। और आपको एक चीज़ बता दें, कुछ सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, वहाँ पॉजिटिवली जो है ना आयन भी चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करता है। जैसे सेमीकंडक्टर में होल्स भी होते हैं जो चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करती है, नेगेटिव आयन भी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगी। तो आइए सबको अच्छे से आपको हम समझाते हैं। तो पहले आपको समझना है क्या, कंडक्टर, द सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजली इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल, ऑल मेटल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ऑर्डिनरी वाटर एटसेट्रा। जो ऑर्डिनरी वाटर होता है वह कंडक्टर होता है, बट जो प्योर वाटर होगा वह इंसुलेटर होगा। ये तो और क्या चीजें आपको याद रखना है, देखो, द कंडक्टर हैज सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज चार्ज कैरियर्स। ये कंडक्टर में यही वजह होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसी वजह से इससे इजली करंट का फ्लो हो जाता है। और भी एक चीज याद रखिए, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, ये सपोज जो है ना एक सॉलिड कंडक्टर है, सपोज ये एक कोई सॉलिड कंडक्टर है, ये सॉलिड कंडक्टर है, हम लिख लेते हैं सॉलिड कंडक्टर। और इस सॉलिड कंडक्टर को जब भी हम चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, इसको यदि हम चार्ज देना शुरू कर दें, चार्ज इसके अंदर में होगा, तो कहता है नहीं, चार्ज हमेशा इसके आउटर सरफेस में फैल जाता है। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दो तो चार्ज क्या होगा, उसके आउटर सरफेस में रिसाइड होगा। ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है कंडक्टर में चार्ज मूव करता है, क्योंकि चार्ज में पहिया लग जाता है, व्हील्स होता है, वो घरकता है उसमें। तो आपको पता है प्लस प्लस चार्ज होगा तो उसके बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण वह मैक्सिमम सेपरेशन पर रहना चाहेगा, और मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ होगा, तो उसके आउटर सरफेस पर ही होगा। इसलिए किसी भी कंडक्टर को हम जब चार्ज करते हैं तो चार्ज उसके इनसाइड बॉडी में वॉल्यूम में नहीं रह सकता है, वह चार्ज ऑलवेज क्या होगा, उसके आउटर सरफेस में फैल जाता है। तो इस बात को आप याद रखो, ऑन गिविंग चार्ज टू अ कंडक्टर द चार्ज क्विकली स्प्रेड्स ओवर इट्स आउटर सरफेस। तो कंडक्टर को चार्ज करें, वह सॉलिड कंडक्टर हो या होलो कंडक्टर हो, उसमें चार्ज ऑलवेज क्या होता है, उसके आउटर सरफेस में ही फैलता है। तो एक चीज और बेटा याद रखना, हालांकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 10th में भी पढ़े थे, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर
टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, जब भी हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है जो उससे होने वाली फ्लो का करंट के फ्लो का अपोज करता है, चार्ज के मोशन का वह अपोज करता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ना, आप 10th में पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में। तो कंडक्टर के रिगार्डिंग ये चीज़ें अभी आप याद रख लो। जल्दी से आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, इसका एक नोट्स बना लो। और फिर चलते हैं हम लोग जो है किस पर? इंसुलेटर पर। अब इसी तरह से इंसुलेटर आपको समझ में आ रहा है। पहले एग्जांपल बता दो इंसुलेटर का, तुम में से कोई 5 एग्जांपल जल्दी से काउंट करवा दो इंसुलेटर का। हाँ, पेपर हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, हम क्या बोलेंगे, प्योर वाटर भी जो है ना क्या है, प्योर वाटर भी इंसुलेटर है। ड्राई एयर है, ड्राई एयर है, एयर भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो ऐसे जो है ना जाने अनगिनत सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होता, उसमें करंट कैरियर्स नहीं होता है। तो तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल बेटा लिख सकते हो, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एयर, प्योर वाटर एटसेट्रा। और इसके लिए क्या याद रखना है? द इंसुलेटर हैज नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज चार्ज कैरियर्स। इसमें चार्ज कैरियर्स नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। ऑन गिविंग चार्ज, 1 मिनट, ऑन गिविंग चार्ज टू एन इंसुलेटर द चार्ज रिसाइड्स ऑन द सेम प्लेस दैट इज डज नॉट एक्सप्रेस। मतलब जब भी हम इंसुलेटर को, इस बात को समझना बेटा यहाँ, जब भी हम किसी इंसुलेटर को मीन्स बेड कंडक्टर को चार्ज करते हैं, प्लास्टिक की कंघी को जब हम सूखे बाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की कंघी में जो चार्ज डेवलप होता है वह जिस प्लेस पर डेवलप होता है उसी प्लेस पर रहता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज में व्हील्स नहीं होता है, पहिया होता ही नहीं है, तो वो घरकेगा कैसे, चलेगा कैसे? नहीं चलेगा। मीन्स इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है, जहां चार्ज दो वहीं बैठा रहेगा। नहीं, इंसुलेटर में जहां चार्ज दो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन कंडक्टर में क्या होगा? तो जहां चार्ज करो वह चार्ज मूव करता है। तुमको यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सोचो, लोहा का एक रड ले लो और उस रड का दूसरा किनारा पकड़ो और फर्स्ट जो है ना किनारे को, फर्स्ट एंड को आग पे रखो। तो जैसे जैसे आग गर्म होगी तो वह हीट जो है उस रड से होकर के तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाएगा। लेकिन यही तुम प्लास्टिक रड के साथ करो तो प्लास्टिक रड से हीट फ्लो होता है? नहीं होता है। तो मीन्स ये कह सकते हो जो कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज मूव करता है, उसमें चार्ज कैरियर्स होता है। जो इंसुलेटर होता है उसमें चार्ज मूव नहीं करता है, जहां रखते हैं वहीं स्टैटिक होता है वो। तो इसलिए इसको याद रखिए, ऑन गिविंग चार्ज टू अ इंसुलेटर द चार्ज रिसाइड ऑन द सेम प्लेस दैट इज डज नॉट स्प्रेड। मीन्स यहाँ कोई यदि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, ये नॉन कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर, तो इसको यदि चार्ज अंदर में दे देंगे तो चार्ज इसके इनसाइड भी रहेगा, लेकिन कंडक्टर में कभी भी अंदर में चार्ज नहीं होगा, जबकि इंसुलेटर के वॉल्यूम में भी चार्ज रह सकता है। तो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ रहा है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज कीजिए, इसका एक नोट्स लिख लीजिए जो है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और फिर इस तरह से अब एक बेटा एक सब्सटेंस ये आया जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। ये ना तो कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर। मीन्स कुछ सरकमस्टांसेस में यह कंडक्टर बन जाता है तो कुछ सरकमस्टांसेस में यह इंसुलेटर रहता है। जैसे कुछ नेचर में ऐसे सब्सटेंस मिले कि जो लोअर टेम्परेचर पर इंसुलेटर के तरह बिहेव करती है। लोअर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से नीचे हो, नेगेटिव टेम्परेचर हो, तो उस टेम्परेचर पर यह क्या जो है शो करता है? इंसुलेटर के तरह। लेकिन जैसे टेम्परेचर रेज कर दो, रूम टेम्परेचर या उससे हायर टेम्परेचर पर लाओ, तो इससे जो है करंट फ्लो होने लगती है। मीन्स इससे जो है चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स हायर टेम्परेचर पर यह कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, जबकि लोअर टेम्परेचर पर यह
इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, मीन्स दोनों प्रॉपर्टीज है। मीन्स इसकी जो कंडक्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी वह कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है, इसी को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल तुम लोग कोई बता सकते हो? तो सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम है एंड सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर ये जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर बड़ा फेमस है। तो आओ थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लें। द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है किसी भी सब्सटेंस से करंट फ्लो होने की एबिलिटी, और रेजिस्टिविटी होता है उस करंट के अपोज होने की एबिलिटी। इस दोनों को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी समझ लेना, कंडक्टिविटी मीन्स एबिलिटी टू जो सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सब्सटेंस, और रेजिस्टिविटी मीन्स द प्रॉपर्टी अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ करंट फ्लो, वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी। सपोर्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। समझेंगे नेक्स्ट जो है इसमें। तो जो वैसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम हो, तो बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम है, कार्बन है, या फोर्थ एक ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसमें भी कुछ चीज़ें आपको बेटा याद रखना होगा। यहाँ दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसमें दो तरह के व्हील होते हैं चार्ज कैरियर। अ सेमीकंडक्टर हैज टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। कौन कौन से? नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही है, साथ में पॉजिटिवली चार्ज होल्स होता है। यहाँ सेमीकंडक्टर एक चैप्टर ही है, सेकेंड लास्ट चैप्टर, वहाँ बेटा इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाऊंगा कि होल्स क्या होता है। अभी मान लेना जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी तरह से होल्स एक दूसरा जो चार्ज कैरियर्स होता है, बट उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। एक चीज़ और बेटा इसमें याद रख लो, जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस घटती है, मीन्स कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मीन्स कंडक्टर का जस्ट यह रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, मीन्स वह कंडक्टर बन जाता है। बोले ना, हायर टेम्परेचर पर यह कंडक्टर और लोअर टेम्परेचर पर यह इंसुलेटर होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से, पहले इसका आप नोट्स लिख लीजिए तब आगे बढ़िए। जो वीडियो पॉज कीजिए और इसका नोट्स लिखिए तब आगे बढ़िए। तो बेटा इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ सब्सटेंस समझाए। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या उसके एग्जाम्पल हैं, और क्या क्या चीज़ उसके बारे में याद रखना है, मैं सबको अच्छे से डिस्कस किया। आप इसका अच्छा नोट्स बनाइए और चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा तैयार हो? जो चीज़ पढ़ाए हैं उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दोगे जल्दी से। पहले अब कुछ क्वेश्चंस कर लो। देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे और इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, थ्योरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, इंक्रीजेज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ 9.11 इंटू 10⁻³ kg। बी में डिक्रीजेज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ 9.11 इंटू 10⁻³ kg, रिमेन्स द सेम। डी में इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी से बेटा सोच समझ के इसका जवाब दो।
तो जिसका भी बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन आपको पता है, जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है तो किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब निकलती है, यह बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻³ kg बताए थे ना। और इसका मास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होने पर मास डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ इतना kg। सही ऑप्शन बी होगा, बी इज द सही ऑप्शन। बिल्कुल तुम लोग सही थे जिसका भी बी ऑप्शन था। क्या बोलो, एक क्वेश्चन और पूछूं? इस क्वेश्चन का फिर सोच समझ के जवाब देना, केवल पढ़ने से नहीं होगा, चीजें को याद भी रखना होगा। एक क्वेश्चन मैं फिर से आपके डिमांड पर पूछने जा रहा हूं, इसका जवाब देना बेटा सोच समझ के। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन द नेचर ऑफ चार्ज अपीयर्ड ऑन द ग्लास रड इज। जल्दी से बोल दो फटाक से, क्या ऑप्शन भी चाहिए? चलो भैया ऑप्शन भी ले लो। ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, डी में नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रबिंग करने पर ग्लास रड पर कौन सी चार्ज डेवलप होती है, पॉजिटिव चार्ज। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा नेमिंग किया गया था। चलिए बेटा, क्या बोलो, एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे? एक क्वेश्चन और पूछूं या आगे फिर मैं थ्योरी बताऊं? चलिए एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। करेंट कैरियर इन कंडक्टर इज। क्या बताए थे, कंडक्टर में करेंट कैरियर्स क्या होते हैं? यदि तुम अच्छे से पढ़े हो तो आपको ये पता है। ऑप्शन चाहिए तो ले लो बेटा ऑप्शन। ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन एंड डी में पॉजिट्रॉन। जल्दी से क्विकली जो है ना आंसर कीजिए। बिल्कुल सही। जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में जो है ना करंट कैरियर या चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी में भी नहीं, ना तो न्यूट्रॉन ना ही पॉजिट्रॉन। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो याद रखना, चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चार्ज कैरियर्स जो है पॉजिटिव आयंस हो सकता है, चार्ज कैरियर नेगेटिव आयंस हो सकता है, चार्ज कैरियर्स होल हो सकता है। तो ये ही चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं। बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो ये सब चार्ज कैरियर्स नहीं हो सकते हैं। जो आई होप कि आपको बेटा ये समझ में आया, ये समझ में आया। इसका सही ऑप्शन ए है। और चलिए एक क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, देखो तो क्या इसका जवाब दे सकते हो। विच ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते हैं नन कंडक्टर को। फर्स्ट ग्रुप है सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड एंड सेकेंड ग्रुप है बेटा पेपर, ग्लास, कॉटन। सी है ह्यूमन बॉडी, वुड और आयरन एंड डी है ग्लास, कॉपर, पेपर। जल्दी से बेटा क्विकली बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। बस 30 सेकेंड आपके लिए है, 30 सेकेंड। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखो यहां पेपर क्या है, इंसुलेटर, नन कंडक्टर है। ग्लास क्या है, इंसुलेटर। कॉटन क्या है, इंसुलेटर। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये तो कंडक्टर है। इसमें ह्यूमन बॉडी क्या होगा, कंडक्टर। आयरन क्या होगा, कंडक्टर। इसमें कॉपर बोल दिया, ये क्या है, कंडक्टर। लेकिन यहाँ ये तीनों क्या है, इंसुलेटर है। तो
इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो, इस तरह से नोट्स भी बनाइए, समझ के पढ़िए। और चलिए अब हम आते हैं और आपको सिखाते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हम कितने तरह से, कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, उसको मीन्स उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है उत्पन्न कर सकते हैं, इसका मेथड क्या है, इसी को कहेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ऐसे कई मेथड होते हैं, बट यहाँ 3 मेथड फेमस है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन द्वारा हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स संपर्क द्वारा हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और जो एक थर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि अब सीबीएसई बोर्ड से यह रिमूव कर दिया गया है, ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आइए मैं तीनों को 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। A body can be charged by the following 3 methods. First method is called charging by friction. Second method is called charging by conduction, and the third method is charging by induction. let us जो है ना discuss 1 by 1 each method of charging. Our first method of charging is charging by friction जो है। तो देखो बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में होता क्या है, जब आप क्या करते हो, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का थ्योरी पढ़े थे, जब हम 2 बॉडी को रबिंग करते हैं, सुनना बड़े गौर से, ध्यान से, तुम्हारी एकदम फोकस हो मेरी आपकी फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, इसको गौर से सुनना। जब 2 बॉडी को हम रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो दोनों बॉडी के सरफेस के बीच फ्रिक्शन होने के कारण जो रबिंग करने में वर्क की जाती है उसको मैकेनिकल वर्क कहते हैं। वह मैकेनिकल वर्क फ्रिक्शन क्या करती है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दोनों पाम को आपस में रगड़ो, देखो घिसो, तो ये गर्म हो जाते हैं, पाम गर्म हो जाते हैं, मीन्स हीट प्रोड्यूस होता है। और उस हीट एनर्जी को पा करके जिस सरफेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, मीन्स लो वर्क फंक्शन वाले सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री हो जाता है और वह हाई वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस में इन कर जाते हैं। अभी समझाएंगे लो वर्क फंक्शन, हाई वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन क्या होता है। तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकली वह कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जिस सरफेस में इलेक्ट्रॉन इंटर करती है वह क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। मीन्स दोनों सब्सटेंस इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो जाती है। और इसी मेथड को तो हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या इस पर नोट्स भी बनाना है आपको? यदि आपको नोट्स बनाना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन 2 सूटेबल बॉडीज, 2 सूटेबल बॉडीज क्या होगा, एक ग्लास रड है तो दूसरा सिल्क क्लॉथ, एक जो है ना प्लास्टिक जो है ना कॉम्ब है तो दूसरा ड्राई एयर है, या तुम जो है ना क्या कर सकते हो, एम्बर या एबोनाइट है तो फर या ऊल होना चाहिए। मीन्स सूटेबल बॉडीज के बीच होता है, ये नहीं कि किसी के साथ रबिंग करेंगे तो वह चार्ज हो जाएगी। तो उसके लिए एक सूटेबल बॉडीज होना चाहिए, उसका भी मैं आपको लिस्ट एक प्रोवाइड करूंगा। When 2 suitable bodies are rubbed together, they becomes equally and oppositely charged due to transfer of electrons between them. This method is called charging by friction. और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अभी जस्ट हम पीछे समझा चुके हैं कि ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से जब हम रबिंग करते हैं तो ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकलती है और सिल्क क्लॉथ में चली जाती है। इसलिए ग्लास रड पर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा सिल्क क्लॉथ में उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ उल्टा होता है, जब एबोनाइट को हम फर से रबिंग करते हैं तो यहाँ एबोनाइट, ये फर से इलेक्ट्रॉन निकलती है एबोनाइट में आ जाती है, एबोनाइट प्लास्टिक को ही कहेंगे। और जितना इसमें ये नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मीन्स इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो जाती है। अब तुम्हारे मन में आता होगा या तुम अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि जब हम प्लास्टिक के कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक के कंघी में कौन चार्ज आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन चार्ज होता है? तो इसके लिए आपको समझना होगा जो है ना कि किसी भी बॉडी से, किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलती है और किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगी, इसके पीछे का क्या जो है ना लॉजिक है। किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगी और किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगी, तो ये यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको जो समझना, इसे हम क्या करेंगे
यहाँ एक जो है ना आपको ये कंसेप्ट समझ के रखना है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम अ बॉडी विथ लेस वर्क फंक्शन टू अ बॉडी विथ मोर वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस वर्क फंक्शन वाले बॉडी से मोर वर्क फंक्शन वाले बॉडी में ट्रांसफर होती है। अब ये वर्क फंक्शन किस चिड़िया की नाम है, आओ मैं वर्क फंक्शन के बारे में समझाता हूँ। ये वर्क फंक्शन होता क्या है, देखो बेटा, वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन होता है कि किसी भी बॉडी के सरफेस में, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए अलग से जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एस्केप कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उसी मिनिमम एनर्जी को उस सरफेस का वर्क फंक्शन कहते हैं। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसको बाहर से कम एनर्जी देंगे। जैसे थोड़ा सा ही गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन क्या, जैसे रगड़ेंगे, थोड़ा गर्म हुआ, हीट जनरेट हुआ, तो उस हीट को पाकर के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। लेकिन जिसका वर्क फंक्शन अधिक होगा तो उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन, लेस वर्क फंक्शन टू मोर वर्क फंक्शन जो है। तो ऐसे तुम वर्क फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसी को बेटा वर्क फंक्शन कहा जाता है। और देखो यहाँ एक लिस्ट है, इससे तुमको याद रखना होगा कि इधर जो सब्सटेंसेस दिख रही है, इधर सब्सटेंसेस देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये P है, ये Q है, PQRS ये है। इधर लिख लो ABCD। तो इधर लिस्ट है जो, इसमें मेरे पास 4 जो है ना सब्सटेंसेस है, और इधर भी 4 सब्सटेंसेस है। तो जब ग्लास रड को किससे रबिंग की जाती है, सिल्क से। ग्लास को सिल्क से रबिंग करेंगे तो ग्लास पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इधर का वर्क फंक्शन जो होगा ये लेस वाला है, ये लो वर्क फंक्शन है, और इधर जो सब्सटेंस है उसका वर्क फंक्शन हाई वाला है, ये हाई वर्क फंक्शन सब्सटेंस है। तो इन सब्सटेंसेस का वर्क फंक्शन लो होता है और इन सब्सटेंसेस का वर्क फंक्शन हाई होता है। तो मीन्स ग्लास को सिल्क से रबिंग करेंगे तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, सिल्क में। जब फर को एम्बर या एबोनाइट से रबिंग करेंगे तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट में जाएगा, तो फर पॉजिटिवली चार्ज, तो एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब ऊल को हम टेफ्लॉन से रबिंग करेंगे तो ऊल से इलेक्ट्रॉन निकल के टेफ्लॉन में जाएगी, तो टेफ्लॉन नेगेटिवली चार्ज और ऊल पॉजिटिवली चार्ज। और इसी तरह से ड्राई हेयर से जब हम प्लास्टिक कॉम्ब को रबिंग करते हैं तो ड्राई हेयर में बाल मेरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि कॉम्ब क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अब नेक्स्ट समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। बेटा इसको अब अच्छे से समझना होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चलिए आइए हम इसको समझाते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन को। सबसे फर्स्ट ये सोचो, ये एक कोई मेटल स्फीयर है, ये एक कोई मेटल स्फीयर है जो किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी गई है। सपोज ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस पर रखी गई है। अब यदि हम क्या करते हैं, अभी इसमें कौन सा चार्ज है, तो अभी इसमें चार्ज क्या है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है। और यह क्या है, मेटल है, जो मेटल है। तो मेटल होगा तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। हमको इस मेटल स्फीयर को चार्ज करना है, इस पर चार्ज 0 है, तो इसको हमको चार्ज करना है। और किस मेथड से चार्ज करना है, तो कंडक्शन मेथड से चार्ज करना है। तो इसको चार्ज करने का क्या तरीका होगा, तो चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, एक कोई चार्जिंग रड ले लेते हैं। ये सपोज इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या इस पर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। इस चार्जिंग रड को यदि इससे टच कराएंगे, इस चार्जिंग रड को यदि हम इससे टच कराएंगे तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी।
इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी शो करता है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहेगा सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन लेना। तो जैसे इस चार्ज रड को हम न्यूट्रल मेटल सरफेस के टच में लाते हैं, इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो यहाँ क्या होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इसमें आना शुरू होगा। और जैसे ही इसको हम सेपरेट कर लेंगे, इसको जैसे ही हम सेपरेट करेंगे कि इस पर जो है ना अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। इसमें बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और ये जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से किसी जो है न्यूट्रल कंडक्टिंग जो है बॉडी को हम चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से वह बॉडी अपोजिटली चार्ज हो, वह बॉडी सिमिलर चार्ज होगी। जो चार्ज इस रड पर है पॉजिटिव है, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगी। यदि इसमें नेगेटिव चार्ज रहता तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव कर जाता और ये भी क्या हो जाती, नेगेटिवली चार्ज हो जाती। तो इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मीन्स एक न्यूट्रल बॉडी के दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आने से जो बॉडी चार्ज गेन करती है, इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और इसमें सिमिलर चार्ज अपीयर्ड होता है न्यूट्रल बॉडी में, जो चार्ज का नेचर होता है चार्जिंग बॉडी में जो है। तो चलो बेटा, इस पर भी तुम इस तरह से एक नोट्स तैयार कर सकते हो और इसको ऐसे अच्छे से लिख सकते हो। देखो यहाँ से एक न्यूट्रल मेटल जो है स्फीयर दिखाए हैं और ये एक चार्ज रड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका टोटल चार्ज अभी 0 है। इसका क्या है बेटा, टोटल चार्ज अभी इसका 0 है। अभी इस पर देखा जाए तो इसका टोटल चार्ज 0 है, बट इसका टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इस पर प्लस पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही इसका कांटेक्ट होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, इससे, क्योंकि इसमें तो जो है सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आने लगेगा। तो इस कारण से इसका जो है चार्ज थोड़ा सा घट जाएगा और इससे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसको हटाने पर, रिमूव करने पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिर कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी, जिस कारण से यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो मेथड होता है इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया। तो इस पर इस तरह से यदि तुम नोट्स लिख पाओ, बना पाओ, तो लिख सकते हो, ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विथ अ न्यूट्रल कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन देम ड्यू टू विच द न्यूट्रल कंडक्टर गेट्स सिमिलर चार्ज। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका एक नोट्स बना लीजिए, तब आगे फिर जो है बढ़िए। और जो लोग साथ साथ देख रहे हो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं चलता हूँ। और लास्ट जो मेथड जो है, क्या है लास्ट मेथड बताओ, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इस चार्जिंग बाय इंडक्शन को बेटा अच्छे से समझना, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होते हैं। तो चलिए आइए चार्जिंग बाय इंडक्शन को मैं रफली पहले समझाता हूँ, फिर इस पर एक आपको नोट्स लिखवाऊंगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में फिर से बेटा हम क्या करते हैं, एक जो है ये न्यूट्रल मेटल जो है मेटल स्फीयर लेते हैं, जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों रखते हैं, ताकि जब इसमें चार्ज आए तो चार्ज अर्थ में ना चला जाए। अर्थ भी क्या है जो है ना, अर्थ भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो इसलिए इस स्फीयर का चार्ज अर्थ में ना आए, इसलिए इसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं। यह क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर। और यह क्या है बेटा, यह क्या है, तो यह कंडक्टर है। कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो क्या किया जाता है, यदि इसके नियर हम उसी चार्ज रड को, सपोज इसमें फिर से हम पॉजिटिव चार्ज ही दिखा लेते हैं, इस चार्ज रड को अब इससे टच नहीं कराएंगे, इसके हम नियर ले जाएं, इस चार्ज रड को इसके यदि हम नियर ले जाएं
तो कैसे इसको हम इसके नियर ले जा सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम यहाँ से इस तरह से, अब इसको यहाँ रख ले, ला करके यहाँ से उठा करके इसको यहाँ रख ले। यहाँ इस पर क्या है बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख लेते हैं, क्या होगा। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जो मेटल है तो मेटल में क्या होगा, ये कंडक्टर है, मेटल है, तो मेटल्स में तो सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण से सबके सब इलेक्ट्रॉन इधर इस साइड से निकल करके सब इसके फ्रंट साइड में इंड्यूस्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके कारण इधर आ जाएगा। तो आपको पता है इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि बोलो टोटल चार्ज क्या है, तो अभी भी टोटल चार्ज 0 है, ये तो चार्ज नहीं हुआ। चार्ज जो है ना हाफ पार्ट, फ्रंट पार्ट में नेगेटिव आ गया और बैक पार्ट में क्या आ गया, पॉजिटिव। यदि नेगेटिवली चार्ज रड रहता तो ये पॉजिटिव इधर होता, ये नेगेटिव इधर होता। अब क्या करेंगे हम, अब देखो क्या करने जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यदि अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, इसको अर्थहेड कहा जाता है, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ से क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना, अर्थ को कहा जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समंदर। अर्थ में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यदि इस इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल जाए यहाँ आने का, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रॉन को इनवाइट करेगा, मीन्स खींचेगा अपनी ओर, और ये इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से इस रास्ते से होकर के ये आना शुरू कर देगा, और आकर के फिर इसको आकर के क्या करेगा, इस सारे पॉजिटिव चार्ज को यह न्यूट्रल कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को यह क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ऐसे कुछ इस तरह से ये न्यूट्रल कर देगा, सबके सब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। लेकिन अभी बताओ तो इस रड को हटा लेंगे तो वापस इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, इसमें टोटल चार्ज 0 ही रह जाएगा। जैसे इस रड को हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, लेकिन जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस मेटल में आई है, हमको उसको ट्रैप करना है, फंसाना है, उसको जो है बाहर नहीं निकलने देना है। तो हम क्या करेंगे, इस रड के प्रेजेंस में ही इसको रिमूव कर देंगे। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन आया वह लौटेगा कैसे, अब तो उसको लौटने का कोई पाथ है नहीं। तो अब जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रैप हो गया, यहाँ से इसका कनेक्शन हम हटा लेंगे। तो इसका कनेक्शन हटा लेंगे तो यहाँ तो अर्थ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और जैसे ही इस रड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे कि फिर से वह इलेक्ट्रॉन जो इस साइड में था वह तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वह इसमें पूरा फैल जाएगा। इस तरह से हम क्या देखेंगे, यह बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, मीन्स इस मेटल स्फीयर को बिना कांटेक्ट किए, बिना टच किए चार्ज कर दिए। और ये जो मेथड होता है चार्जिंग का, इसी को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया। आइए इस पर भी मैं आपको एक नोट्स तैयार करवा देता हूँ, इस पर नोट्स तैयार कर लीजिए। देखो यहाँ 4 स्टेप में A B C D E, ये 4th स्टेप दिखा रहे हैं। अभी ये क्या है, ये न्यूट्रल मेटल स्फीयर है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी हुई है। यहाँ नेगेटिवली चार्ज रड लाया गया, तो कोई बात नहीं, जैसे नेगेटिवली चार्ज रड को इसके हम नियर लाते हैं, इसके फ्रंट फेस में पॉजिटिव चार्ज और बैक फेस में नेगेटिव चार्ज, और जैसे इसको ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थेड करते हैं, तो इधर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ उल्टा हुआ किस में चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ में चली गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो अब इसके प्रेजेंस में ही हम अर्थेड को हटा लेते हैं, अर्थिंग को खत्म कर लेते हैं, और तब जाकर के जैसे रड हटाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया अर्थ में, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है, इसमें जिस नेचर का चार्ज चार्जिंग बॉडी में है उसके जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज उस जो है ना न्यूट्रल बॉडी में अपीयर्ड होता है। तो इसी मेथड को कहते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाना, इन सारे स्टेप को पहले ए फिगर, उसके बाद बी फिगर, सी फिगर, डी फिगर एंड लास्ट में ई फिगर तुम ड्रॉ करना जो है।
तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन नोट्स भी लिख सकते हो। द प्रोसेस बाय विच एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी इज चार्ज विथ एन अपोजिट नेचर विदाउट कंटैक्टिंग और टचिंग अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी को बेटा हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जल्दी से आप इसका जो है ना वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। देखो एक चीज और याद रखना, अ कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन इन फॉलोइंग स्टेप। और इसको लिख के उसके बाद इसको लिखना जो है, इसको पहले इसको लिख लो, हेडिंग नोट कर लो, डिफाइन कर लो, तब इसको लिखो, उसके बाद ये स्टेप को दिखाना जो है वही लिखा हुआ है। तो अ कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन इन द फॉलोइंग स्टेप्स जो है। और जो है इंडक्शन से केवल हम कंडक्टिंग बॉडी को ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी को कंडक्शन से हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखना जो है। जल्दी से इसको पॉज कीजिए और इसका नोट्स तैयार कीजिए। तो बेटा यहाँ से मैं आपको जो है ना मेथड ऑफ चार्जिंग समझाए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो आइए आगे फिर जो है आगे फिर क्वेश्चन आपसे कुछ कर लेते हैं। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन 6 तक किए थे और ये क्वेश्चन 7। यदि आपको समझ में आया चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग तो इस पर इस क्वेश्चन का जवाब देना। देखते हो डॉक्टर गिलबर्ट जो है वो साइंटिस्ट थे जो इनिशियल में चार्ज पर वर्क किए थे, और कैसे बॉडी चार्ज होती है इन सारे चीज़ों को जो है इनके द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा, थेल्स के द्वारा, जो शुरू में चार्ज के प्रति जो है ना चार्ज के बारे में जो है ना स्टडी किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो साइंटिस्ट में से हैं। तो डॉक्टर गिलबर्ट ट्राई टू होल्ड अ ब्रास रड बाय हैंड and induced static electricity in it by friction. Why did he fail? वह फेल क्यों हुआ? Static electricity is induced only on insulator while brass is conducting. B में देखो बेटा अच्छे से इसको पढ़ते जाइए। The induced static charge flew through his hand and body to the ground. C में The static charge was not produced at all. And D में it is not possible to induce static electricity by friction. जल्दी से आप पढ़िए और समझिए तब जवाब देना, जल्दी से। देखो बेटा इसके जवाब से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना। क्या हम प्लास्टिक कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की कंघी चार्ज हो जाती है? क्या हम कंडक्टिंग कॉम्ब को मतलब आयरन के कंघी को या हम कॉपर के कंघी से सूखे बाल को रबिंग करेंगे तो कॉपर चार्ज नहीं होगी? कहता कॉपर चार्ज होगी, लेकिन जो हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, ये कंडक्टर है और कॉपर भी क्या होगा? कंडक्टर होगा। अभी क्या बताएं, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं, मीन्स चार्ज में क्या लग जाता है? व्हील्स लग जाता है, पहिया, और चार्ज वह मूव करता है। तो यदि प्लास्टिक की कंघी होती तो प्लास्टिक के कंघी से चार्ज हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ में चली जाती, तब इस पर चार्ज दिखता ही नहीं। लेकिन कॉपर की कंघी के कारण। लेकिन प्लास्टिक की कंघी क्या होती है? इंसुलेटर होती है। जब प्लास्टिक की कंघी में चार्ज होती है तो चार्ज मूव नहीं करती है, जहाँ चार्ज है वहीं रुका हुआ रहता है, स्टैटिक जो है। इसलिए प्लास्टिक की कंघी चार्ज हो रहती है और कॉपर की कंघी क्या होगी? चार्ज होगी नहीं। चार्ज तो होगी बट वह चार्ज हमारे हैंड के थ्रू कहाँ चली जाएगी? अर्थ में। हाँ, यदि इसी को हम जो है प्लास्टिक ग्लोब वगैरह से जो पकड़ के तब रबिंग करेंगे तो वो भी कॉपर कंघी भी चार्ज हो जाएगी। यहाँ भी कुछ उस तरह से कहा जा रहा है। यह गिलबर्ट ट्राई कर रहा है जो है ब्रास रड को, ब्रास रड कंडक्टर होता है, ब्रास रड में स्टैटिक चार्ज उत्पन्न कर रहा है फ्रिक्शन के कारण। तो स्टैटिक चार्ज ब्रास रड में जो है ना, यदि गिलबर्ट जो उसको खुले हाथ से, नंगे हाथ से ब्रास रड को पकड़ा हुआ है तो ब्रास रड चार्ज श्योर हो रहा है, फ्रिक्शन से तो चार्ज होगा, बट वह चार्ज उसके हैंड से होकर के कहाँ चली जा रही है? अर्थ में। इसलिए वह चार्ज वह क्या होता है? गिलबर्ट फेल हो जाता है यहाँ चार्ज करने में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
द इंड्यूस्ड स्टैटिक चार्ज फ्लू थ्रू हिज हैंड एंड बॉडी टू द ग्राउंड। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ जा रहा है। नेक्स्ट चलिए, एक क्वेश्चन और बेटा इसका जवाब देना। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। इंडक्शन अकर्स ड्यू टू, इंडक्शन किसके कारण होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स, हाँ चलो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से बताओ, इसमें सोच समझ के जवाब देना, जल्दी से सोच समझ के जवाब दो बेटा। बिल्कुल सही। इसका जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो है क्या होते हैं? इंडक्शन अकर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, वन प्लेस टू अदर प्लेस नहीं मूव करता, तो इसमें जो है ना क्या होता? चार्ज अकर नहीं करता। इंडक्शन किसके कारण होता है? तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है। तो इसका सही ऑप्शन ए है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं। एक क्वेश्चन और आपके सामने बोर्ड पर है, क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। इफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज टेकन क्लोज टू अनदर अनचार्ज स्फीयर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंडक्शन एंड अट्रैक्शन अकर साइमल्टेनियसली। बी में इंडक्शन अकर्स बिफोर द अट्रैक्शन। सी में अट्रैक्शन अकर्स बिफोर इंडक्शन। एंड डी में अट्रैक्शन और रिपल्सन में अकर। जल्दी से सोचो और जवाब देना। बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा इंडक्शन अकर बिफोर अट्रैक्शन। इसका सही ऑप्शन बेटा बी हो जाएगा। पहले जो है ना इंडक्शन होता है, इंडक्शन के कारण जो है ना बॉडी पर अपोजिटली चार्ज अपीयर होते हैं, तब दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। तो सही ऑप्शन ये होगा जो है। तो ठीक है, जिसका भी बी नंबर है वो सही हो। तुम सेल्फ जो है टेस्ट कर सकते हो। और फिर से एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने बोर्ड पर है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर जवाब देना। टू इक्वली चार्ज्ड स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर। नो इफ दे टच ईच अदर दे विल क्या होगा? अट्रैक्ट ईच अदर विथ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। बी में रिपेल ईच अदर। सी में अट्रैक्ट ईच अदर विथ लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। डी में डोंट अट्रैक्ट और रिपेल। जल्दी से बेटा सोचो, 30 सेकेंड आपके लिए है। बिल्कुल सही बेटा। इसमें क्या होगा? जब जो है देखो, ये इस पर जो चार्ज है और इस पर चार्ज, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इस पर जो है 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर 10 कूलम क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तब तो इसके बीच अट्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स है।
लेकिन जब दोनों को टच कर देंगे, जब दोनों एक दूसरे से टच हो जाएगी तो टोटल चार्ज जो होगा +10 कूलम और -10 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा 0 कूलम। तो इसमें अब ना ही अट्रैक्शन और ना ही रिपल्सन होगा, डोंट अट्रैक्ट और रिपेल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो बेटा तो ये था आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। आज मैं आपको बताया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें लाइक चार्जेज अनलाइक चार्जेज डिस्कस किए। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा नेमिंग किया गया था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का, आपको कंसेप्ट अच्छे से सीखा है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सब्सटेंस समझे। सब्सटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये अच्छे से समझाए। आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताए कि किसी भी बॉडी को चार्ज करते कैसे हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़े मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन डिस्कस किए अच्छे से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है ना यह वीडियो यूजफुल होगा। और जो लोग नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और फंडामेंटल सीखना चाह रहे हो, तो ये तो अभी फंडामेंटल है और एडवांस लेवल का भी वीडियो आएगा। ये तो सीरीज है, 1 बाय 1 करके मैं डेली जो है ना आपको नए वीडियो ले करके आऊँगा, जिसको एक सीक्वेंस में सारे सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करूँगा। आप बेटा केवल जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें जो है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इलेक्ट्रोस्कोप बताऊंगा, ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होते हैं। फिर जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताऊंगा और चार्ज डेंसिटी बताऊंगा। ये वीडियो लेकर के मैं फिर कल मिलता हूँ आपसे। आप यदि नोट्स नहीं बनाए हो तो फिर से वीडियो रीस्टार्ट कीजिए और अच्छा एक इस पर नोट्स लिख लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।